What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज आप लोगों से थोड़ी बात करूंगा मैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये बात जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 दिनों से आप लोगों ने देखा होगा मैंने कुछ पैटर्न में चेंज किया है। और ये पैटर्न में चेंज का रीजन है मेरे पास में जो बम्बार्डमेंट हो रही है मेल्स की, उसके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ी बात करने वाला हूँ। आप लोगों को याद होगा मैंने लगभग 3 महीने पहले कम्युनिटी टैग में यहाँ पर आप लोगों के सामने क्या हुआ, हाँ ठीक है। तो कम्युनिटी टैग में लगभग 3 महीने पहले मैंने यहाँ पर एक पोस्ट डाली थी कि हिंदू डिस्कशन में आप लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को न्यूज एनालिसिस चाहिए या फिर आप लोगों को एडिटोरियल चाहिए। तो यहाँ पर 64% लोगों के द्वारा बोला गया था सर न्यूज एनालिसिस पहले चाहिए और एडिटोरियल बाद में चाहिए, ठीक है। पर लेकिन फिलहाल ये तो चीजें मैंने बेसिकली क्या किया, उसके बाद में फिर कई सारे मेल आते रहे कि सर इस तरीके से करो। पर मुझे ये लगा कि न्यूज एनालिसिस में ज्यादा टाइम देना जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, एडिटोरियल ही पहले कर दिया। तो बच्चे जो है रेगुलर ये बोले जा रहे हैं कि सर जब आपको अपनी ही चलानी होती है तो हमसे क्यों पूछ रहे हो। पहले तो इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी प्रीलिम्स आ रहा है, तो प्रीलिम्स आ रहा है तो अब एडिटोरियल पर इतना फोकस क्यों दिया जा रहा है। अब तो हम लोग जो है एडिटोरियल को कम कर सकते हैं। अब तो प्रीलिम्स जो बेसिकली फोकस डिस्कशन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन उसी के आएंगे। दूसरा ये क्वेश्चन यहां पर पुट किया जा रहा है। तो और भी कई सारे डाउट हैं, कई सारे बच्चों की कई सारी बातें बोली जा रही हैं। तो यहां पर मैंने अभी 2 दिनों से आप लोगों को एडिटोरियल वगैरह ज्यादा कवर नहीं किए। टेंशन मत लेना, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सारी चीजें मैं कवर करूंगा, ठीक है। पर लेकिन जो पैटर्न जिस तरीके से आप लोग सोच रहे हो कि पैटर्न को चेंज किया जाए, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है। आप लोग सोच रहे हैं कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी जो किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो डिस्कशन सुनते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये लग रहा है कि जैसे ये एग्जाम आए उसके हिसाब से पैटर्न चेंज हो जाना चाहिए। आप लोगों की भी गलती नहीं है, हो जाना भी चाहिए, थोड़ा सा एग्जाम के हिसाब से चीजें फोकस होनी चाहिए। पर लेकिन मेरे लिए ये 3 चीजें थोड़ी टफ पड़ जाती हैं, ठीक है, चीजों को मैनेज करना इस तरीके से। क्योंकि जब सब अलग अलग बच्चे होते हैं, एक कहता है सर एडिटोरियल मत पढ़ाओ, दूसरा कहता है सर ये प्रीलिम्स डिस्कशन पे फोकस मत करो, सर एडिटोरियल ही पढ़ाओ। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आती हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, प्रीलिम्स जो है वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो आप लोग मेन से पहुंच जाते हैं और फिर सारे मार्क्स जो है वो मेन से निकल कर आते हैं, ठीक है। पर लेकिन ये भी जरूरी है कि अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेंस तक ही नहीं पहुंचेंगे, फिर कैसे काम चलेगा। तो इसलिए दोनों के अंदर बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, ठीक है। तो इसलिए दोनों में एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर होना क्या चाहिए बेसिकली, अगर ढंग से देखा जाए तो कई सारे बच्चों के द्वारा कई सारे सजेशन दिए गए। आप लोग भी सजेशन दे सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी सजेशन दे सकते हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़िए, फिर आप लोग चलिए दोनों जगह दे दीजिए, ठीक है। आप लोगों को लगता है कुछ पर्सनल सजेशन है तो studyloverveer@gmail.com पर आप लोग सेंड कर देना, या फिर कमेंट बॉक्स में कि आप लोग किस तरीके से चीजों को चाहते हैं। पहले आज फिर मैं यहाँ पर कम्युनिटी टैग में डालूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को चाहिए, उसके ऊपर आप लोग मेल कीजिएगा, या फिर हाल आप लोगों ने कर ही रखा यही होगा। वैसे देखा जाए तो प्रीलिम्स वाला ज्यादा चाहते हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि आने वाले टाइम में एक रेशियो रखेंगे कि जो भी डिस्कशन का टाइम होगा 40 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट या फिर उससे ऊपर भी जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक बैलेंस रखा जाए वहां पर उसमें, लगभग इस तरीके से कि आप लोग क्या करें कि जो भी टोटल टाइम रहेगा, ठीक है, उस टोटल टाइम में हम लोग लगभग 30 से 40% जो टाइम है वो हम लोग दिया करेंगे न्यूज एनालिसिस वाले पोर्शन पर, और बाकी का अगर आप लोग लगा के चलेंगे 60 से 70% जो टाइम है वो हम लोग देंगे एडिटोरियल के ऊपर, ठीक है। तो एक बैलेंस बनाकर चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि स्टेट पीसीएस के अंदर तैयारी कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा आसाम पीसीएस का पेपर देकर आए, हरियाणा पीसीएस का पेपर देकर आए, ईपीएफओ का पेपर देकर आए। मैक्सिमम जो करंट अफेयर था वो मैंने आप लोगों को कवर किया था, ठीक है। पर लेकिन दिक्कत क्या रहती है, आप लोगों को 2 वीडियो देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए कई सारी चीजें ऐसी रहती हैं, एक जिसे आप लोगों को मैं कवर कराता हूं चीजें, तो यहां पर बहुत सारे ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई, बहुत सारी अलग इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो कई बार ऐसा रहता है, ये जो दूसरी वीडियो रहती है इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी मैक्सिमम मैं फोकस करता हूं कि फैक्चुअल चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाए। इसमें भी हालांकि 3-4 आर्टिकल बड़े बड़े होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देख सकते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में, वो एक अलग बात है। पर लेकिन मेरा मेन मुद्दा ये रहता है कि करंट आप लोग जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो हो गया, पीआईबी हो गया, ये सब हमें कोई डिस्कशन चल रहा है या किसी अलग न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल आ गया, ठीक है, तो सारी चीजें जो है आप लोग इकट्ठी होकर आ जाए। तो एक न्यूज़पेपर तो आप लोगों को पकड़ लेना है, जो भी सुटेबल लगे आप लोग उसको पकड़ लीजिए। बाकी का आप लोगों को जो है जो बचा कुचा जो पोर्शन रह गया वो यहाँ पर कवर हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीजें ये, मान लीजिए कोई देश में कोई एक घटना घटी, अब वो देश में घटना घटी वो द हिंदू भी कवर करेगा, वो ऑल इंडिया रेडियो भी कवर करेगा, वो दूसरा कोई न्यूज़पेपर भी कवर करेगा। तो वो जो है आप लोगों का कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कई सारे जो आर्टिकल होते हैं उनका रिवीजन हो जाता है, खासकर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं
उसको अलग अलग एंगल से मैं कुछ को यहाँ पर अलग एंगल से डिस्कस कर देता हूँ, कुछ को आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर तो पूरा एक न्यूज़पेपर रहता है आप लोगों का, पर यहाँ पर जो चीजें रहती हैं आप लोगों की बहुत सारी मिक्स हो जाती हैं इसके अंदर में, ठीक है। जो मुझे लगती है इंपॉर्टेंट चीजें, कई बार बेसिक चीजें आप लोग कई सारी बताता हूँ, इंपॉर्टेंट डेज वगैरह आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं यहाँ पर रेगुलर। तो ये दोनों डिस्कशन को अगर आप लोग कंबाइन कर अगर आप लोग देखोगे तो करंट अफेयर की इससे बाहर आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो आप लोग क्वेश्चन पेपर बोल रहे हैं और आप लोगों के जो मेल आते हैं वो बोल रहे हैं। तो इन दोनों को अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए अच्छे से, आप लोगों का करंट अफेयर नहीं छूटेगा। पर हाँ, एक ऐसा इंसान जो किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है, जिसको ऐसा लगता है बस यार पता होना चाहिए दुनियादारी में क्या चल रहा है, तो वो इंसान के लिए यहाँ पर द हिंदू न्यूज़पेपर है। वो इंसान द हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो करे, क्योंकि न्यूज़पेपर में एक ओवरव्यू सब चीजों का मिल जाता है, ठीक है। तो आगे से आज जो है मैं ओनली एडिटोरियल कवर करने वाला हूँ। आगे से जो कल से आप लोग का डिस्कशन रहेगा, आप लोग सजेशन देना कल से या फिर परसों से हम लोग जो भी करेंगे, तो सारी चीजें आप लोग ही उसी तरीके से पैटर्न में लेके चलूंगा। क्योंकि देखिए आप लोगों को कई सारे बच्चे बोले सर पूरा मेंस पे फोकस डाल देते हो, आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन देते हो, ठीक है, और इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं, तो प्रीलिम्स को इग्नोर किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं यार, प्रीलिम्स को इग्नोर करो आप लोग, वो देखो तो सही, इतने सारे क्वेश्चन पूछता हूं उनको आंसर तो दिया करो। आप लोग को रेगुलर क्वेश्चन पूछे आते हैं हर जगह आप लोगों से, तो ऐसी बात नहीं है। आप लोग थोड़ा सा उसको एक्सेजरेट करके थोड़ा सा परेशान हो जाते हो, और प्रीलिम्स पास में आ रहा है मैं समझता हूँ यार, आप लोगों को भी टेंशन हो रही है उस चीज के, तो वो सारी चीजें मैं समझता हूँ आप लोग ही, पर लेकिन चीजें आप लोगों को भी समझनी पड़ेगी। मेरी भी कंडीशंस है कि आप लोगों को लगता है कि एक एग्जाम की तैयारी करें, तो आप लोग ही देख रहे हैं अलग अलग एग्जाम की बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो एक बैलेंस वे में अप्रोच को लेके चलना होता है। तो ये मुझे आप लोग के बाद में साथ में शेयर करनी थी, कई सारे मेल आ रहे थे कल भी, तो इसमें बैलेंस बनाने में मैं कई बार अनकंफर्टेबल फील करने लगता हूँ जब रेगुलर इतने सारे मेल आने लगते हैं कि सर इसको ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो वो सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो इसको बैलेंस बनाते हैं, आप लोगों का दोनों चीजें कवर की जाएंगी। अब पहले जो न्यूज एनालिसिस है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कई सारे बच्चे, ठीक है, तो उसको देख लेता हूं कैसे करना है। अगर मैंने कम्युनिटी टैग में आप लोगों से वोटिंग के लिए बोला, हालांकि आप लोगों ने वोटिंग कर दी है यहाँ पर कि हाँ पहले न्यूज एनालिसिस होना चाहिए, तो फिर बोला कि सर पहले वोटिंग करा ली, फिर आपने मानी नहीं, फिर ये भी बोला कई सारे बच्चों ने कि सर मनमानी चलाते हो कई जगह, तो ठीक है एक बोला सर आप तो किम जोंग उन हो गए हो, पूछ रहा है कि सर आप लोग वोटिंग करा के डेमोक्रेसी को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, तो ये वाली चीज देखने को मिली। तो कई सारी चीजें मुझे अंदर से भी हर्ट हुई, मैंने कहा यार इस तरीके से चीजें चलो जैसे हैं, तो फिर आप लोगों को पढ़ रहे हैं यार, देखो एग्जाम आप लोगों को देना है, तो देखते हैं चीजें आप लोगों के हिसाब से थोड़ा जितने मैं कन्वर्ट कर पाऊंगा, पर लेकिन वो सबके लिए होंगी, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, ठीक है। तो वो चीजें आप लोग भी थोड़े समझिएगा, ठीक है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैंने आप लोगों से डिस्कशन कराया तो ऐसे ही कर लेते हैं। 30 से 40% टाइम जो रहेगा वो न्यूज एनालिसिस में दूंगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सारी बताऊंगा, बाकी का जो रहेगा वो 60 से 70% तो एडिटोरियल के ऊपर देंगे, यानी कि लगभग आप लोगों को 30 मिनट या 30 से 35 मिनट जो है एडिटोरियल में कवर करेंगे, बाकी का जो फैक्चुअल पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, तो दोनों के लिए फायदेमंद होगा। अब पहले क्या करना है, ये करना है वो करना है, वो आप लोगों ने यहाँ पर बता ही दिया है 3 महीने पहले, तो ठीक है आप लोग के हिसाब से कर लेते हैं, देखेंगे। पर लेकिन मेरा एक फंडा में ये सोच रहा था कि पूरे न्यूज़पेपर को जैसा न्यूज़पेपर आता है उसी तरीके से लेकर चलते हैं। मतलब क्या इसका मतलब ये होगा कि जहां पर न्यूज एनालिसिस स्टार्टिंग से न्यूज एनालिसिस को लेकर चलेंगे, फिर जब एडिटोरियल आ जाएगा तो एडिटोरियल लेकर चलेंगे, आगे इकोनॉमिक वाला सेक्शन होगा तो उसको लेकर चलेंगे, तो इस तरीके से पूरा न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर की तरीके से कवर कर लेते हैं। एक ये तरीका जो मुझे लगा, जो कई सारे बच्चों के द्वारा भी सजेस्ट किया गया, तो आप लोग बताइए, बाकी आप लोगों का जो भी सजेशन है, मेल पर भी आप लोग सजेशन लिख सकते हैं और वीडियो के नीचे भी आप लोग सजेशन लिख सकते हैं, जैसे आप लोग बोलेंगे उसी पैटर्न में फॉलो कर लूंगा, ठीक है। बाकी तो आप लोग जानती हैं, समझदार हो। चलिए जो भी है, कल ये एक काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे, एप्पल के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, बेसिकली इनॉग्रेशन किया गया, आईफोन जो नया आ रहा है, एप्पल की जो वॉच नहीं आ रही है, और भी कई सारे इनके द्वारा अपडेट किए गए। जो लोग यहाँ पर इसको लाइव देख रहे थे ना, वो 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग इसको लाइव देख रहे थे, ठीक है। इतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करना किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में एप्पल पर। लेकिन एक जो अभी बात देखने को मिलेगी, जैसे पेगासस वायरस के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था, पेगासस के सामने एप्पल हो चाहे आप लोगों का एंड्रॉइड हो, दोनों एक तरीके से घुटने टेक चुके हैं। पर लेकिन घुमा फिरा कर फिर भी अगर देखा जाए मोर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोडक्ट रहता है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को एप्पल का मिल जाता है। पर लेकिन अगर देखेगा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के द्वारा इतने लंबे समय तक एक ट्रस्ट बनाकर रखना तो बड़ी बात होती है, तो प्रोडक्ट में अपग्रेड करते रहना। एप्पल सबसे पहले चीजें लेकर आता है, उसके बाद में मार्केट में उसको कॉपी किया जाता है कि अच्छा एप्पल की जैसी वॉच निकाल देते हैं, वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। पर लेकिन जो प्रोडक्ट की कॉस्ट रखी है ना इन्होंने, वो कभी भी एक नॉर्मल जनता के लिए रखी नहीं है। आप लोग कॉस्ट अगर देखेगा प्रोडक्ट की, वही फोन जो है आप लोग अगर नॉर्मल फीचर के साथ में लेंगे, वो फोन आप लोग 10-12 हजार रुपए मिल जाएगा। पर लेकिन अगर एप्पल के फोन के साथ में जाएंगे, आप लोग 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर आप लोग को वही फोन दिखेगा। वही घड़ी अगर एप्पल की स्पोर्ट, अब नॉर्मल अगर नॉर्मल आप लोग वॉच लेकर चल रहे हो, वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी स्मार्ट वॉच लगभग 3-4.5 हजार रुपए की। पर लेकिन वही अगर एप्पल की ले रहे हो तो 40-50 हजार रुपए में आप लोगों को वॉच पड़ जाती है।
तो ये सारी चीजें अगर आप लोग देखियो तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है, जो कई सारे जो लोग रहते हैं ना कि बिना रिक्वायरमेंट के लिए भी, ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए बनाए गए जिनको रियलिटी में एक तो सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से अगर एक बार को एप्पल के अंदर कुछ आप लोग काम कर रहे हैं तो उसमें ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जब तक यहां पर एक तरीके से जो सिक्योरिटी एजेंसी है, किसी ने एप्पल का फोन यूज किया, किसी ने कहीं मर्डर कर दिया, वो एप्पल के थ्रू काम कर रहा था, मेल वेल कर रहा था, तो उनको जाकर परमिशन लेनी पड़ेगी, तब तक आप लोगों का डेटा जो है वो बाहर निकल कर नहीं आएगा। अब पेगासस अगर यूज कर ले तो फिर तो कहानी खत्म होगी, फिर तो एप्पल हो चाहे एप्पल हो सारे खत्म हो गए। पर लेकिन एक नॉर्मल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से ये फोन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो इसलिए ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, चाहे कोई फिल्म इंडस्ट्री की पर्सनैलिटी हो चाहे कोई नेता हो, आप लोगों के पास में फोन देखने को मिलेंगे। इसका मेन रीजन जो है वो फीचर नहीं है, मेन रीजन सिक्योरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे चलाना भी आसान थोड़ा रहता है अगर आप लोग प्रॉपर देखोगे, पर लेकिन मेन बात ये है कि आज की डेट में अगर देखो ट्रस्ट बिल्ड करके चलना ये बहुत बड़ी बात होती है। 2 मिलियन लोग जो लाइव देख रहे थे, ये मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर ले, इस तरीके की लॉन्च आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। तो इनके द्वारा एक ब्रांड जो क्रिएट किया गया है उसको लेकर भी काफी सारी जनता जो है आधे तो इसको नाम के लिए खरीद लेते हैं, हाँ दिखाने के लिए कि एप्पल का फोन है, ठीक है। तो वो वाली चीज मैं हमेशा अप्रिशिएट नहीं करता हूं कभी भी कि दिखाने के लिए कोई भी चीज खरीदो। आप लोग गाड़ी खरीदो, घर खरीदो, कपड़े खरीदो, कुछ भी खरीदो, कभी भी किसी को दिखाने के लिए मत खरीदो। वो चीज हमेशा इसलिए खरीदो क्योंकि आप लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि आप लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से आप लोग चीजें खरीदो। तो ये थी, बाकी तो आप लोगों को बताइए। यहाँ पर टिम कुक साहब के द्वारा भी कुछ चीजें शेयर की थी, अभी चलने वाला है प्रोडक्ट। चलिए जो भी है, कैसा लगा, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, बाकी आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। अब आज का जो डिस्कशन यहां पर मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, आज मैं आप लोगों के सामने कई सारे एडिटोरियल कवर करने वाला हूं, ठीक है। तो एक एक कर देखेंगे, लगभग आप लोगों को 4 एडिटोरियल कवर करूंगा। बाकी का जो भी बचा हुआ है 1-2 दिन के अंदर सारी चीजें कवर कर लूंगा, टेंशन नहीं लेने का है। आप लोग पिछले 4-5 सालों से फॉलो कर रहे हो ना, कभी कुछ चीजें छोड़ी हैं तो आगे भी नहीं छोड़ूंगा, तो टेंशन मत लीजिए। जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ, कवर कर लेता हूँ। और कोई आर्टिकल बचता है तो इसका मतलब ये है कि आगे भी उस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल आएगा, ठीक है, तो मैं वहां पे कवर कर लूंगा। ऐसा नहीं कि वो आर्टिकल आप लोगों का छूट जाएगा। इवन रिपीटेडली कई बार डिस्कस कर देता हूं चीजें, पर छूटेगी कुछ नहीं, ठीक है। कोई भी एग्जाम में जाकर बैठेंगे, कोई भी आर्टिकल उठा के देखेंगे, ऐसा नहीं लगेगा ये आर्टिकल जो है आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है। ये चीजें आप लोग इतनी इंश्योर करके चलता हूं मैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ये आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है, कल का ये आर्टिकल था। कोविड-19 के बाद में 17 महीने के बाद में स्कूल खुल रहे हैं, तो 17 महीने के बाद में जो स्कूल खुल रहे हैं तो यहाँ पर क्या इंपैक्ट होगा, यहाँ पर सब चीजों के ऊपर। सब चीजों का मतलब 17 महीने एक टीचर ऐसा रहा होगा जिसने क्लास में खड़ा होकर पढ़ाया नहीं है, 17 महीने एक बच्चे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने क्लास में बैठकर पढ़ानी है। तो कंडीशन दोनों की खराब है भाई साहब, टीचर की भी खराब है, अब उसको उस चीज की आदत नहीं पड़ रही है, बच्चों की भी खराब है, उस चीज की आदत नहीं पड़ रही है। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में क्या सबके लिए ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल है, वो आप लोगों ने देखी होगी। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या क्या इशू सामने आ सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए 2 तरीके के टीचर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हम मुझे बताएगा आपने मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूं, ठीक है। एक टीचर तो यहां पर इनके द्वारा आर्टिकल में बकायदा डिसाइड बताया गया इसके बारे में। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक तो वो टीचर होते हैं जिनको पता है कि भाई साहब पढ़ाना है, ठीक है, ये सिलेबस है, ये इसको कंप्लीट कराना है, और इसको कंप्लीट कराने के बाद में अपने जो लेक्चर है उसको कंप्लीट कराना है। जो भी मतलब एजुकेशन के हिसाब से चीजें लेकर चलनी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चे की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। वो उनको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में टाटा बाय बाय, मिलेंगे। अब अगर आप पास हो जाओगे तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, और पास भी हो जाओ तो मेरे पास में आके कांटेक्ट मत करना, ठीक है। यह है कैटेगरी 1 के टीचर। अब कैटेगरी 2 के टीचर कैसे होते हैं? कैटेगरी 2 के टीचर ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि बच्चे की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है यार, उस प्रॉब्लम को फोकस देकर चलना चाहिए। जब तक उसकी लाइफ की प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, वो पढ़ाई पर कैसे फोकस करेगा। अभी बहुत सारे बच्चे स्कूल में ऐसे आएंगे जिनके पेरेंट्स नहीं है, ऑलरेडी दोनों पेरेंट्स खो चुके हैं। अब उनके लिए उसी इंथुजियाज्म के साथ में क्लास में बैठना क्या पॉसिबल हो पाएगा? तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो यहां पर बात ये की जा रही है, जो सेकंड कैटेगरी का टीचर है, यहां पर अगर इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, तो जो सेकंड कैटेगरी का टीचर जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, वो टीचर जो है वो क्या करेगा, वो बच्चों का जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो उसको भी फोकस करके चलेगा। जब पढ़ाएगा तो बच्चों को मोटिवेट करेगा, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि बाहर जो है माहौल बड़ा खराब है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन अगर क्लास में आके इनको मिल जाता है तो इनकी जिंदगी थोड़ी प्रोडक्टिव हो सकती है। वरना बाहर की जिंदगी जो है ऑलरेडी इनको डिप्रेस कर रही है। हर एक इंसान ये पूछ रहा है कि क्या कर रहे हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। जॉब निकल रही है, उनके सर पे नाच रहे हैं डंडा लेकर। पिछले 2 साल से कोई पोस्ट निकली है, सब उनके सर पर नाच रहे हैं कि जॉब नहीं है, जॉब क्यों नहीं कर रहे हो। वैकेंसी सारी गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, सारी वैकेंसीज कम होती जा रही हैं, उनसे पूछ रहे हो जॉब क्यों नहीं है, जॉब क्यों नहीं है। इंसान अपनी हिसाब से तैयारी कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अलग अलग लेवल पर आप लोग लेकर चलिए, तो हमारी कंट्री का कुछ एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग चीजें हैं। पहले प्री प्राइमरी आप लोग को देखने को मिलेगा, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, ये सारी चीजें आप लोग यहां पर आ जाती है। फिर सेकेंडरी स्टार्ट होता है आप लोग का एलिमेंट्री एजुकेशन।
एलिमेंट्री एजुकेशन में यहाँ पर प्राइमरी होती है और यहाँ पर अपर प्राइमरी होती है। ये वाली वो एजुकेशन है जिसको आप लोग बोलते हैं, हमारे अगर संविधान के हिसाब से बोलेंगे तो 6 से लेके यहाँ पर 14 साल के बच्चे जो हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है ये हमारी कंट्री के अंदर में। और इंपॉर्टेंट बात जो आर्टिकल है वो आप लोग याद रखना, भूलना मत, आर्टिकल 21A के तहत इसको यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर कंपलसरी एजुकेशन बनाया गया। हर एक जो बच्चा है 6 से लेकर 14 साल का बच्चा, उसके लिए बेसिकली इसको यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एज ग्रुप यहाँ पर इनके द्वारा कवर किया गया, 8वीं क्लास तक का इनके द्वारा कवर किया गया है। तो ये कब किया यहाँ पर, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, तब यहाँ पर ये चीजें लाई गई। हालांकि आगे चलकर इंप्लीमेंट किया गया यहाँ पर राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, जब यहाँ पर 2009 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो इसका मतलब यह है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को एजुकेशन जो है उसका फंडामेंटल राइट है। इंपॉर्टेंट बात एक तो ये याद रखिएगा, इसीलिए कंपलसरी एजुकेशन इसको बोला गया है। और बाकी पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी है ये, अगर पेरेंट्स इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये गलत बात है। पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी है कि बच्चों को ये एजुकेशन मिलनी ही मिलनी चाहिए। ठीक है, और जो डीपीएसपी के तहत ये स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो भी चीजों को इंप्लीमेंट करे। तो इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम है। सेकेंडरी एजुकेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये है सेकेंडरी, जो सेकेंडरी में आप लोगों को यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यानी कि 10वीं, यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं। 8वीं तक तो यहाँ पर कवर कर लिया। अब ये सिस्टम चलेगा आगे, फिर आप लोग की सारी चीजें जो भी आप लोग कर रहे हैं, बीटेक एमटेक या बीकॉम एमकॉम जो भी चल रहा है आप लोगों की जिंदगी में, तो ये आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसा है हमारा एजुकेशन सिस्टम है। फिलहाल अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं लाई गई है, तो ये सारा सिस्टम लगभग चेंज कर दिया गया। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी हमारी कंट्री में पहली 1968 में लाई गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया अभी एग्जाम में। फिर 1986 में लाई गई थी। अब ये जो नई पॉलिसी है ये है 2020 की पॉलिसी। तो ये यहाँ पर इसको चेंज करने वाली है। ठीक है, चेंज करने वाली है, इसको इंप्लीमेंटेशन कई सारे राज्य ने स्टार्ट भी कर दिया है। चलिए क्वेश्चन बताइए, पहला कौन सा राज्य है जो इसको इंप्लीमेंट करने जा रहा है? अभी रिसेंटली न्यूज में भी था, वो बताया था मैंने आप लोगों को। अगर आगे बात करते हैं यहाँ पर, बेसिकली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है जो क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग अगर देखिएगा शेड्यूल 7 में अगर संविधान के अंदर जाएंगे तो 3 लिस्ट है। एक को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, दूसरे को एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आता है। पहले स्टेट लिस्ट के अंदर में था, पर लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसको कॉन्करेंट लिस्ट में ला दिया गया 1976 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो ये तो मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दी एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अब यहाँ पर इस एजुकेशन सिस्टम की नींव क्या है? वो है टीचर। अगर एक टीचर जो है वो चीजों को ढंग से लेकर नहीं चला है तो फिर कैसे काम चलेगा? तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनके लिए भी चीजें टफ होने वाली है और बच्चों के लिए भी टफ होने वाली है, यूजुअल नहीं रहने वाली है। 17 महीने के बाद में यहां पर जो बच्चे हैं वो एक तरीके से एंट्री कर रहे हैं। 17 महीने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि 12 महीने का 1 साल हो जाता है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर बोलकर चलूं तो लगभग 1.5 साल के करीब पूरा यहां पर होने वाला है जब यहां पर स्कूल में टीचर एंट्री कर रहे हैं और बच्चे एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो लोग ऐसे हैं जिनको सिलेबस कंप्लीट करना है तो वो क्या बोलेंगे कि जब वे जहां हम लोगों ने छोड़ा था, यानी कि जहां हम लोगों ने ऑनलाइन छोड़ी थी क्लास, वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब आप लोगों को पता है सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास कैसे देख रहे हैं, ठीक है, किस तरीके की जिंदगी उनकी चल रही है। उनको बस ये मैटर है एक तरीके से कि सिलेबस कैसा है, एक तरीके से टीचर हु स्टिक टू द सिलेबस। ठीक है, नो मैटर कुछ भी हो, बस सिलेबस कंप्लीट कराना है। ठीक है, आउटसाइड क्या चल रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे किसी की जिंदगी में क्या क्या भूचाल आ चुके हैं, तूफान आ चुके हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने आप को बस टीचर बोलते हैं और उनका टीचर जो फोकस रहता है बस सब्जेक्ट रहता है कि सब्जेक्ट कंप्लीट उनका होना चाहिए, बाकी उनको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, प्योरली वो एक तरीके से जो प्रोफेशनल दिखाते हैं अपने आप को, उनका फोकस रहता है। जो खासकर कई सारे ऐसे भी होंगे जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि एक तरीके से स्कूल में पढ़ाएंगे और फिर बोलेंगे कि आकर मेरी कोचिंग ज्वाइन कर लो। ठीक है, वो कोचिंग पढ़ाएंगे, कोचिंग में वो दिलदार बन जाते हैं, पूरे सारी चीजें पढ़ाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे इमोशनली लोगों को टैकल करते हैं। पर लेकिन जब स्कूल में आते हैं तो उनको ये लगता है कि ये बस इनकी एक छोटी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी कवर करनी है। और कोचिंग में जाओगे तो वो मम्मी पापा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर आप लोग उनको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो। पर लेकिन रियलिटी में यहाँ पर आप लोगों को वो जो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कराते हैं। अगर कोचिंग देनी है दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जिसको लेनी होगी वो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन जैसा आप लोग कोचिंग में पढ़ा रहे हो वैसा ही आप लोग को स्कूल में पढ़ाना चाहिए। आखिर इसमें डिफरेंस क्यों क्रिएट करते हो? ये बड़ी गंदी बात लगती है और आप लोगों ने भी फील किया होगा ये अपने स्कूल के लेवल पर। तो ये वही टीचर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है जो एक तरीके से बोलता है कि बस प्योरली नॉलेज के ऊपर फोकस करना है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं करना है, जो भी चलना है। ठीक है, तो अगर पर्पज करें एजुकेशन का तो देखिए वो एक तरीके से लेकर चलते हैं कि एग्जाम देना है। ठीक है, एक तरीके से लाइफ में क्या चल रहा है उसके ऊपर कोई फोकस नहीं रहता है, बस एग्जाम देना है उनका। ठीक है, पर लेकिन एग्जाम ही लाइफ नहीं होती है, एग्जाम ही आप लोगों की पूरी जिंदगी नहीं होती है, ये एक पार्ट होता है लाइफ का। तो इंसान को सारी चीजें लेकर चलनी है। तो एक तरीके से अगर टीचर एक ऐसे लेवल का है, ठीक है, तो एक तरीके से जो टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से चीजें कर रहा है वो तरीके से उसको सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं आप लोगों को टीचर वो ऐसे ही नजर आएंगे आप लोगों को। बहुत कम टीचर ऐसे हैं जो कि दूसरा एंगल भी लेकर चलते हैं। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि दूसरा एंगल भी आप लोगों को लेकर चलना चाहिए।
मोर एक तरीके से बोल सकते हैं मोर देन अबाउट द कंप्लीट करना, सिलेबस कंप्लीट करना। एक तरीके से बच्चे का भी देखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन बस चीजें नहीं हो गई हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह हैं। जब इंसान जो है वो सही नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो आधे टीचर आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे जो कि नो मैटर की सब्जेक्ट के अंदर क्या चल रहा है वो तो चीजें पढ़ाई जाती हैं, इसके अलावा वो देखते हैं कि एक तरह से वरी रहते हैं कि बच्चों की टेंशन क्या चल रही है, इमोशनली क्या बच्चा कैसे है। पता चला कोविड-19 की वजह से घर में दिक्कत आ गई है बहुत सारी, तो उसको कैसे लेकर चला जाएगा, तो उनको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उनसे पूछेंगे कि बताओ कुछ रॉन्ग तो नहीं हो रहा है। क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, उसको अलग से पता चल जाएगा ये बच्चा थोड़ा उदास बैठा हुआ है, इसका दिमाग कहीं हो रहा है, लाइफ में कोई टेंशन तो नहीं चल रहा है। मान लीजिए आप लोग ये सोचे कोई एक पर्टिकुलर बंदा है वो आज के दिन में किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया, या फिर कोई लड़की है किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई है, तो एक तरीके से कंडीशन क्या देखने को मिलेगी। अब किताब भी खोलकर बैठेंगे दोनों, तो उसकी दिमाग में किताब नहीं चलेगी, उनको ये नहीं दिखेगा कि किताब के अंदर कि हाँ भाई साहब ये गांधी जी है, ये अंबेडकर जी है, ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं, ठीक है, इस तरीके से कि हाँ भगत सिंह जी हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा आप लोगों को। वहां पर आप लोगों को दिखेगा एक दूसरे की पिक्चर, इमोशन में बह रहे होंगे वो, ठीक है। तो जब तक वो उस पिक्चर से बाहर नहीं निकलेंगे वो किताब वाली पिक्चर में कैसे आएंगे। तो ये टीचर जो है वो सेकंड वाला ही पकड़ लेता है कि ये सेकंड वाली चीजें जो है यहाँ पर उसको फोकस पता है कि तो वो भी कर सकते हैं वैसे तो सिलेबस कंप्लीट करा के चला जाए, उसके बाद में ये सब अपने घर वो सब अपने घर, पर लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। ये इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करता है, क्या डिफरेंस है उसको चेक करता है, और उसके बाद में फिर क्या क्या चीजें किस तरीके से बिहेवियर चल रहा है उन सब चीजों को देखता है, और उसके बाद में फिर अपना सॉल्यूशन देता है, जिसके बेस पर जो बच्चे की परफॉर्मेंस भी सुधरती है। और अगर आप लोग बात करें कि ऐसे टीचर जो है आउटसाइड वर्ल्ड क्या चल रहा है, क्योंकि वो भी उस वर्ल्ड में रहते हैं। अभी बहुत सारे टीचर जो है उनको दिक्कतें झेलनी पड़ी, जिनको ऑनलाइन पढ़ाना नहीं आता था। कई सारे मेल मेरे पास भी है, कई सारे लोगों को मैंने बताया कि कैसे पढ़ाना है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आप लोग यूज कर सकते हैं। वो मेरे से बहुत ज्यादा सीनियर टीचर थे, उनको ऑनलाइन पढ़ाना मतलब यूट्यूब पर नहीं, उनको बच्चों को पढ़ाना है स्कूल के अंदर में। तो मेरे पास भी कईयों ऐसे मेल आए, उनको मैंने बाकायदा बात की उनसे, उनको मैंने बताया कि किस तरीके से आप लोग पढ़ा सकते हैं, कैसे आप लोग ये सेशन ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने उनको बताई, क्योंकि मैं इस फील्ड में काफी लंबे समय से हूं, तो मुझे इन सब चीजों की नॉलेज है। पर लेकिन आप लोग समझिए, जिस इंसान ने कभी यहां पर डिजिटली बैठकर पढ़ाई नहीं है, एक क्लास में लाइव बच्चों के सामने जाकर बोलना और एक लैपटॉप से बातें करना, अभी मैं लैपटॉप से बातें कर रहा हूं ना, पर लेकिन मैं इनडायरेक्ट वे में आप लोगों से बातें कर रहा हूं, क्योंकि मैं लैपटॉप को इग्नोर कर चुका हूं। मुझे ऐसा लगता है मेरे सामने आप लोग सब बैठे हुए हैं और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और रियलिटी में आप लोगों ने भी फील की होगी ये चीजें। इस लेवल पे चीजें कनेक्टिविटी जो बन जाती है, तो वो कैसे हो पाती है, तो वो इसीलिए नहीं हो पाता है कि आप लोग सिलेबस पर बस स्टिक किए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों की जिंदगी में जो प्रॉब्लम हो रही है उसके ऊपर भी थोड़ी बातें होनी चाहिए। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर फालतू की बातें करने लगते हो बीच बीच में, पता नहीं कहां पहुंच जाते हो। यार जिनको आप लोग फालतू की बातें बोल रहे हो ना, किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही होती है, और वो आप लोगों के साथ में नहीं हुआ, इसलिए आप लोगों को फालतू की बातें लग रही है। जिस दिन आप लोगों के साथ में हो जाएगा, सबसे ज्यादा मेल आप ही करोगे कि हाँ सर ये हो रहा है, इसका क्या करें। तो इसीलिए कोशिश ये करता हूं कि अगर कोई ऐसा मैटर है जिसको लगता है मुझे फायदा पहुंचा सकता है, जैसे मैंने 2 वीडियो भी बनाई अभी रिसेंटली, ठीक है, जिनके ऊपर मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो फेस करते हैं प्रॉब्लम। अभी एक बच्चे के द्वारा और कमेंट किया गया, मेल किया गया, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कई सारी ऐसी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती है आज के में पर्सनल लाइफ में, जो आगे चलकर आप लोग भी फेस कर सकते हैं। अगर आप लोग फेस ना करें, मैं तो ये बोलूं कि आप लोग कभी फेस ना करें, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा एक तरीके से गॉड से, एक तरीके से कि आप लोगों की जिंदगी में कोई दिक्कत ना आए। पर लेकिन किसी की जिंदगी में आए तो आप लोग सोल्यूशन तो कम से कम दे सकते हैं उन चीजों को सुनने के बाद में। तो उन चीजों के बारे में यहां पर बात करता है ये टीचर। तो आउटसाइड वर्ल्ड भी मैटर करता है एक तरीके से, पर लेकिन लॉन्ग गैप के बाद में जब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, दोनों ने कोरोना फेस किया, ओनली बच्चों ने फेस नहीं किया, टीचर ने भी कोरोना फेस किया, तो टीचर ने भी दुनिया भर की प्रॉब्लम यहां पर देखी है। तो अब दोनों 17 महीने के सामने एक दूसरे के सामने बैठे होंगे, ठीक है। अभी कई सारे टीचर जो हैं वो दिक्कत में है, कई सारे टीचर को यहाँ पर लंबे समय से सैलरी नहीं मिली, कईयों की सैलरी कट कर ली गई है। ऐसे भी थे कई सारे, उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ में पढ़ा सकता हूँ क्या। मैंने कहा यार देखो मैं तो इंडिविजुअली चल रहा हूँ, फिर एक अलग चीजें हो जाती है ना। अभी कई सारे लोगों ने मुझे बोला कि सर थोड़ा कुछ पेड कर दो और हम भी आपके साथ में आकर पढ़ा लेते हैं, उससे हमारे भी घर चल जाएगा थोड़ा सा। यानी कि इन्होंने बोला कि कुछ कोर्स लॉन्च कर लेते हैं सस्ता सा, जिससे बच्चों को फायदा हो जाए। ऐसे बहुत सारे मेल आए मेरे पास में, आप लोगों को चीजें मैं शेयर नहीं करता हूँ, एक अलग बात है। बहुत सारे टीचर ने ऐसी बातें बोली मेरे पास में, बहुत सारे ऐसे प्रपोजल आए कि कुछ पेड स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा सा, जिससे थोड़ा सा बच्चों से एक तरीके से जो है पे कर पाते हैं उनको, और बाकी का हम लोग चीजें इस तरीके से प्रोवाइड कराएंगे, सस्ता रखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई 1.5 लाख रुपए की चीजें दे रहा है आप लोगों को तो हम भी 1.5 लाख की देंगे, तो इस तरीके से कर लो। पर लेकिन मेरे पास में कोई ढांचा ही नहीं था उस तरीके का, एक तरीका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं था। कई सारे तो इवन रोने तक लगे, ठीक है, मतलब मेरे से इतने ज्यादा सीनियर और मेरे सामने आकर रो रहे हैं। मुझे रियलिटी में अंदर से ये चीजें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की, अभी आर्टिकल आ गया तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो इस तरीके से भी चीजें अभी यहां पर देखने को मिली। हालांकि मैं वैसे तो हेल्प नहीं कर पाया, पर फाइनेंशियली जितना मुझे लगा, मैंने कहा चलो इतना तो कम से कम हो जाएगा, तो उतना मैंने जितना मेरे से हो पाया मैंने कर दी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग देख पाते हैं। तो इस तरीके से मतलब कि एक तरीके से जब इंडिविजुअल पर्सन के घर में, ऐसा भी नहीं, कई सारे ट्यूटर थे जो कहीं पर 4-4, 5-5 हजार रुपए में पढ़ा रहे थे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे थे। ऐसा एक इंसान के बारे में बताऊं, ऐसा ही आया था, एक पर्टिकुलर मेल था। वो मेल जो था उसमें मैं किसी के बारे में ये नहीं बताऊंगा किस स्टेट का था, क्या इंसान था, उनके द्वारा ये बोला गया
कि मुझे बेसिकली उनकी जो एज थी शायद आई थिंक 63 के करीब शायद उनकी एज थी, ठीक है। तो वो क्या थे, एक तरीके से यहाँ पर घर की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो उनको वो टीचिंग का काम करते थे, पर लेकिन उनका गुजारा भी नहीं चल रहा था ढंग से, तो उनके द्वारा मेल किया गया। तो उनकी ज्यादा नहीं थी, ऐसी थी वो ऐसे कमा रहे थे कोई ऐसे ही लगभग 10 से 12 हजार रुपए, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती किसी लोकल एरिया में कहीं पर। तो सिचुएशन ये थी कि अब उनके घर में रोटी चलाने लायक भी कंडीशन नहीं बची हुई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक तरीके से खाने पीने तक इंसान के लाले पड़ गए टीचर के, तो आप लोग ये समझिए। तो उस टाइम पर सुनकर मुझे काफी डिस्टर्बिंग लगा ये। तो इस तरीके से मैं हमेशा आप लोगों को यही बोलता हूं, मैंने कहा कहीं भी आप लोगों को लगे ना किसी की हेल्प करनी चाहिए, खासकर लोकल एरिया में, तो आप लोग हेल्प कर ही सकते हैं ना। ऑनलाइन तो बहुत सारे फ्रॉड बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोलेगा। तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला भी था, वो बताई थी मैंने, वीडियो बनाई थी, तो उन चीजों से तो आप लोग डिस्टेंस बना सकते हैं, पर लोकल एरिया में जिसको आप लोग आंखों से देख रहे हैं इंसान जूझ रहा है, ठीक है, कोई रेडी वाला हो गया, झुग्गी झोपड़ी में कोई हो गया, कोई सफाई वाला हो गया, ठीक है, कोई सब्जी बेचने वाला, जैसे ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं, वो अपनी आंखों का आप लोगों का खुद का देखा हुआ एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोग वहां पर हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से बोलता हूं, ठीक है। तो यहां पर जब ये बहुत सारे मेल आए यहां पर, तो उस टाइम पर मैंने कई सारे लोगों का, जिनका मुझे लगा जितने टाटा अंबानी बिरला तो यार मैं भी नहीं हूं, ठीक है, लिमिटेड चीजें एक जगह से आएंगी तो दूसरी जगह जाएंगी, एक यही प्रोसीजर है, इससे फालतू मेरे पास में कुछ नहीं है, ठीक है। पर हाँ, उस टाइम पर पता नहीं मुझे क्यों लगा कि पैसे इंसान के पास में इतने होने चाहिए कि वो अगर कोई उससे मांगे तो वो उसकी हेल्प कर सके। मैं हमेशा लगता है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने चाहिए, मेरे पास में इतना पैसा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है मेरे पास में ना अल्लाह दिन का चिराग होना चाहिए। कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि मुझसे कोई कुछ भी मांग लेता है, मैं उसकी हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो इस तरीके की फीलिंग आती है। तो यहां पर कभी कभी एक तरीके से ऐसी चीजें मुझे अंदर से फील होती है, क्योंकि कई बार ना बच्चे इतने ज्यादा और कई सारे लोग जो होते हैं इतने ज्यादा मजबूरी दिखाए, इतनी मजबूरी दिख जाती है, ऐसा लगता है कि आंखों में आंसू आ जाएंगे उनकी बातें देखकर। तो ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो उस टाइम लगता है कि मेरे पास में अल्लाह दिन का चिराग होना चाहिए, कोई भी मुझसे हेल्प मांगे तो मैं उसकी हेल्प कर सकूं। तो ये वाली चीज जो आती है, ये वाली चीज कहीं ना कहीं इंसान को फिर बताती है कि पैसे की एक इंपॉर्टेंस है जिंदगी के अंदर में, पर लेकिन इतना भी नहीं कि उसको इतना गिरा दे कि यहां पर उसके चलते सारी चीजें रख दी एक साइड में। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि अफोर्डेबल चीजें कम से कम इंसानों के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि एक इंसान उसको यूज कर सके। खाना अफोर्डेबल होना चाहिए, एजुकेशन अफोर्डेबल होनी चाहिए, हेल्थ अफोर्डेबल होनी चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इंसान की, वो अफोर्डेबल होनी चाहिए ताकि वो खरीद सके। तो इतना होना चाहिए, यानी कि बस वैसे कि फोन बेच रहे ना कि बस 1.5 लाख का ही फोन दिया जा रहा है, ठीक है, एजुकेशन जो है 1.5-2 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, वो वाली चीजें फिर ये इंसान कहां से अफोर्ड कर पाएगा यार। उसको कम से कम एक रेंज में लेके आओ ना। एक बार को सुनने में फिर भी ठीक लगता है कि एक तरीके से 25-30 हजार रुपए आप लोग बोल दो, 35 हजार रुपए, 40 तक भी आप लोग कर लो, एक बार को समझ में आता है, ठीक है। पर लेकिन उससे ज्यादा अगर आप लोग पहुंच रहे हो तो फिर तो आप लोग कहानी खराब कर रहे हो, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं। तो इसी के चलते अभी लर्निंग जो लॉस यहां पर देखने को मिल रहे हैं, उसी में बातें की जा रही है कि दोनों के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़े हैं, तो दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ये सारी है कि एक तरीके से कई सारे टीचर भी यहां पर कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे इतने समय के बाद में, और कई सारे बच्चे भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो लॉस दोनों का है, पर लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं ओनली बच्चों के बारे में, टीचर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, टीचर को कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। तो बच्चों की रीडिंग स्किल यहां पर खत्म हो गई है। टीचर भी किस तरीके की चीजों को कॉम्प्रीहेंड करते थे, एनालाइज करते थे, जज करते थे, वो सारी एक कैपेसिटी जो है वो एक रेगुलर यूज नहीं हो रही है, तो उसमें दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में डिजिटल लर्निंग में एक अलग डिफरेंस था, ठीक है, लोग अब एडिक्टिव हो चुके हैं डिजिटल लर्निंग के। अब क्लास में जाकर बैठेंगे बच्चे भी और टीचर भी, तो उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग चीजें समझ सकते हैं। साउथ में हालांकि चीजों पर फोकस देने की बात की गई, साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल जोन एक क्रिएट करने की कोशिश की गई है बोथ टीचर और बच्चों के लिए, तो वहां पर चीजों को रिकॉग्नाइज किया गया, पर लेकिन सब लेवल पर रिकॉग्नाइज नहीं कहता है। साउथ इंडिया में अगर आप लोग जाओगे ना, एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा बेहतरीन है एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। वहां पर कोई प्रमोट नहीं करता है कि आप लोग को जाकर कोचिंग लेनी चाहिए। वहां पर एक तरीके से स्कूल की बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है, बाकी आप लोग प्रिपरेशन करने के लिए तो वो एक अलग चीज हो जाती है। स्कूल के अंदर कोई भी वहां पर ऑल्टरनेटिव नहीं है, सब कुछ स्कूल के अंदर पढ़ाया जाएगा बेहतरीन तरीके से। पर फिर भी अगर लगता है किसी का बच्चा एक कमजोर है तो वो भेज सकता है अलग से, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो इस तरीके का देखने को मिलेगा, तो इसलिए मुझे काफी अच्छा लगता है। तो यहां पर जहां से छोड़ा वहां से लेकर नहीं चलना है, आप लोगों को करिकुलम वाला भी फिर से यहां पर अपडेट करना पड़ेगा और चीजों को अच्छे से लेकर चलना पड़ेगा, ये फोकस है। पोस्ट कोविड-19 अगर आप लोग बात करें तो आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, एक पेडागोगी जो होती है, पढ़ाने का जो स्किल होता है, उसमें चेंज लेकर आना पड़ेगा आप लोगों को। कई सारी चीजें कॉम्प्लेक्स चीजें हो चुकी हैं फिलहाल, तो यहां पर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तो आप लोगों को और जो टीचर हैं दोनों को मिलकर बैठना पड़ेगा कि चीजों को कैसे इस तरीके से लेकर चलना है कि जो अनयूजुअल एकेडमिक सेशन यहां पर हो गया अभी लगभग 17 महीने के बाद में मिल रहे हैं सब, तो उसमें सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो मुझे ये आर्टिकल पर्सनली इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये रियलिटी में रियल प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग इंटरव्यू में बैठे हैं, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के सामने आने वाला है वो बेसिकली आर्टिकल होगा आप लोग का, ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है चाइना और यूएसए के रिलेशन के बारे में। चाइना और यूएसए के रिलेशन के बारे में यहां पर बात करते हैं। एक सेकेंड, ये इसके ऊपर चल गया, ठीक है।
चाइना और यूएसए के रिलेशन के बारे में जब आप लोग बात करेंगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फिलहाल आज की डेट में काफी लो लेवल पर दोनों के रिलेशन चल रहे हैं। जैसे इंडिया और चाइना के रिलेशन है उसी तरीके से आप लोगों को यूएसए के और चाइना के रिलेशन देखने को मिलेंगे। पर लेकिन चाइना की जो दो मुही अप्रोच है यहां पर ये काफी ज्यादा खतरनाक है, जो इस आर्टिकल के एंड में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप लोग सुनकर इसके बारे में सरप्राइज होंगे, चाइना की ऐसी भी हरकतें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो अभी यहां पर जो बातें की जा रही है वही बातें की जा रही है कि यूएस और चाइना जो है आज के में वो एक तरीके से काफी लो लेवल पर उनके रिलेशन पहुंच चुके हैं। पिछले ट्रंप के टाइम पर ट्रेड वॉर स्टार्ट की गई थी, ठीक है, और अभी यहां पर वही वॉर जो है, अभी यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गया तब भी वही चीजें यहां पर चल रही है, उसके अंदर कोई ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है। तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन जो है उनके द्वारा अगर बात करें अभी यहां पर उनके द्वारा एक तरीके से यहां पर एक तरीके से जिस तरीके से शी जिनपिंग है उनके साथ में भी बात की गई फ्राइडे में, और पहले भी बातें की गई थी, यानी कि 2 बार अब तक ये बातें इनके साथ में कर चुके हैं। पर लेकिन अब तक कोई सोल्यूशन निकलता हुआ सही तरीके से सामने नहीं आ रहा है। दिक्कत आप लोगों को ऐसी की ऐसी ही देखने को मिलेगी। यानी कहने का मतलब है कि उसी चीज पर चीजें टिकी हुई हैं। जो बाइडेन साहब जो हैं वो इंश्योर कर रहे हैं कि एक तरीके से कि जो कंपटीशन है, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। इसी के साथ में यहां पर चाइना भी चाहता है कि रिलेशनशिप जो है वो सही डायरेक्शन में चले। तो यूएसए और चाइना जो है वो दोनों चाहते हैं कि रिलेशन सही डायरेक्शन में चले। पर लेकिन फिर दिक्कत क्या आ रही है, रिलेशन सही डायरेक्शन में क्यों नहीं चल रहे हैं? अगर आप लोगों से कोई पूछे तो उसके बारे में मैं यहां पर आप लोगों से बातें करने वाला हूं। देखिए, जो बाइडेन जो चाहते हैं ना उनसे वो चाहते हैं जो चाइना हमसे चाहता है। मतलब क्या है, जो बाइडेन ये चाहते हैं कि उनके साथ में कॉम्पीट भी करे और उनके साथ में कोऑपरेट भी करे। जो बाइडेन ये चाहते हैं चाइना से, मतलब क्या है, मतलब यह कि जब कोऑपरेशन के बारे में बात करें तो यहां पर चाइना जो है अफगानिस्तान के अंदर यहां पर जो बाइडेन को सपोर्ट करे। इसी के साथ में क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर जब बात करते हैं तो चाइना जो है वो यहां पर सपोर्ट करे एडमिनिस्ट्रेशन को। एक तरीके से ये चाहते हैं जो बाइडेन, समझ में आया? यानी कि जो बाइडेन यहां पर ये चाहते हैं और बाकी का उसी के चलते यहां पर वो चाइना को वो नहीं कहते कि अड़े हाथ लेते हैं। जब जिंगजियान वाला रीजन के बारे में बात करते हैं, ये वही रीजन है जहां पर चाइना की माइनॉरिटी कम्युनिटी को चाइना जो है बिल्कुल दबा दबा कर मारता है। और ये मुस्लिम कम्युनिटी है। एक साइड में मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में अपने रिलेशनशिप बताता है पाकिस्तान के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में, और एक साइड में इसी के यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके साथ में आप लोग इसकी हरकतें देखो। तो चाइना इसीलिए दो मुंहा सांप बोला जाता है चाइना को, ठीक है। तो चाइना का जिंगजियान वाले रीजन में, हांगकांग वाले रीजन में देखिए डेमोक्रेसी की ये बिल्कुल एक दुर्गति करके रख रखी है। ताइवान वाले रीजन में देखो ये उसको इंडिपेंडेंट रहने ही नहीं देता है। अगर साउथ चाइना वाले सी में आप लोग जाओगे यहाँ पर रीजन में, पर्टिकुलर साउथ चाइना सी होगी यहाँ पर, ठीक है। फिलीपीन के साथ में, यहाँ पर ये वियतनाम के साथ में और भी कई सारी कंट्री के साथ में इसकी झड़प चलती रहती है। तो यहाँ पर दादागिरी दिखाते तो यूएसए यहाँ पर इसको पकड़कर पटकने की कोशिश करता है। इसी के साथ में अगर बात करें और भी कोविड-19 को लेकर यूएसए चाहता है कि यहां पर इंक्वायरी हो कि कोविड-19 निकाल कर लाए कहां से, जो गिफ्ट इन्होंने दुनिया को दिया है जिसने लोगों की जीना हराम कर रखा है, ये कहां से निकल कर आए, तो इसके बारे में यहां पर बातें करते हैं, ठीक है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो चाइनीज साइड में अगर आप लोग बातें करोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अलग ही पैटर्न यहां पर नजर आ रहा है। चाइना जो है वो क्या बोल रहा है, चाइना ये बोल रहा है एक तरीके से, चाइना साइड के बारे में बात करेंगे तो वो कहता है कि एक तरीके से थोड़ा तो कंसेशन दो यार, मतलब कुछ तो छूट दो, इस तरीके से प्रेशर डालोगे तो कैसे काम चलेगा। तो अभी यहां पर बात करें तो चाइनीज ऑफिशियल जो है यहाँ पर, चाइनीज ऑफिशियल जो है वो अभी उनको कनाडा में पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो चाइनीज जो ऑफिशियल है उनको बेसिकली अभी क्या हुआ, उनके द्वारा कुछ बुरी हरकतें की गई थी। तो यहाँ पर एक तरीके से यूएसए के खिलाफ यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें की गई थी, तो कनाडा में है और यूएसए चाहता है कि इसका एक्सट्रेडिशन किया जाए, यानी कि कनाडा से निकालकर यूएसए में इसको लाया जाए और फिर यूएसए के अंदर इसको सजा मिले। तो यहाँ पर चाइना बोल रहा है कि यार ऐसा भी मत करो, इसको थोड़ा छोड़ दो, ठीक है, वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। दूसरा, चाइना क्या चाह रहा है कि कोविड-19 के ऊपर जो इंक्वायरी की बात की जा रही है यहाँ पर यूएसए के द्वारा, वो कोविड-19 की इंक्वायरी पर भी ये ज्यादा इस तरीके की चीजों को न लेकर चले। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि यूएसए के द्वारा कि वो एक तरीके से यहाँ पर इन सब चीजों पर ये ऐसी कंडीशन न लगाए, इन पर एग्री हो जाए और यूएसए जो है वो चाइना के साथ में मिलकर नॉर्मल काम करे, ठीक है। अब आप लोग समझिएगा इंडिया और चाइना के रिलेशन, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आएगा जब हम लोग चाइना को बोलते हैं कि भाई साहब हमारे साथ में जो है रिलेशन ओवरऑल लेकर चलो, ठीक है। चाइना यूएसए को बोल रहा है ओवरऑल लेकर चलो, ऐसा मत बोलो यहां पर ऐसे रहेंगे और वहां पर ऐसे रहेंगे। चाइना ये बोल रहा है यूएसए को। और जब हम ये सेम बात हम लोग चाइना को बोलते हैं कि यार आप लोग ना बाउंड्री इशू को सोल्व कर लो, ठीक है, जहां जहां पर भी आप लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हो, तब हम लोग सारी चीजों को लेकर चलेंगे, तब ट्रेड इशू भी साथ में चलेंगे। चाइना क्या कहता है, बाउंड्री इशू का जो चल रहा है उसको चलने दो, उस पर फोकस, उसको उसमें इंक्लूड मत करो। ट्रेड इशू को और बाउंड्री इशू को दोनों को अलग अलग रखो। यानी कि जब इंडिया के साथ में ये अप्रोच आती है ट्रेड इशू और बाउंड्री इशू को, तो ये कहता है दोनों को अलग अलग रखो, ठीक है। पर लेकिन जब यूएसए के सामने ये बात आती है तो कहता है कि सबको एक साथ में लेकर चलो। यूएसए कहता है अलग अलग अप्रोच लेकर चलेंगे, तो ये कहता है नहीं, इसको सबको एक साथ में रखो। अब ये है चाइना। अब यहां से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं चाइना की हरकतों का, ठीक है। तो ये काफी आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। चाइना की इसलिए दो मुही अप्रोच कहती है। एलएसी को लेकर क्राइसिस के बारे में बात करते हैं तो उसको इग्नोर कर देता है, बोलता है ट्रेड के ऊपर फोकस करो, ठीक है। इस तरीके देखने को मिला। सेम कंडीशन जब इसकी आ रही है यूएसए के साथ में तो कह रहा है ओवरऑल लेकर चलो। तो ये ऐसी हरकतें हैं यहां पर। सेम अगर बात करें मल्टीलेटरलिज्म के बारे में
तो ये दुनिया को कहता है कि एक दो पावर नहीं होनी चाहिए, मल्टीलेटरलिज्म होना चाहिए, चाइना भी वहां पर होना चाहिए, सब होने चाहिए। पर लेकिन जब एशिया में सेम बात आती है तो उसको लगता है कि एशिया में बस सिर्फ चाइना होना चाहिए। तो ऐसी हरकतें आप लोगों को यहाँ पर चाइना की देखने को मिलती है। तो चाइना को इसलिए दो मुही अप्रोच लेकर चलने की वजह से इसको सांप भी बोला जाता है, चाइना को दो मुहा सांप। तो ये था यहाँ पर ये आर्टिकल। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। यहाँ पर बात करेंगे मणिपुर के बारे में। मणिपुर के अंदर अभी आप लोगों को एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के बारे में बात की जाती है। मणिपुर में एक एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का केस आप लोगों को देखने को मिलेगा, और मणिपुर के अंदर ही नहीं है, कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद का ढांचा। मतलब क्या है? मतलब ये कि सेंटर और स्टेट जो है वो मिलकर काम करेंगे, और उसको सेंटर वर्ड यूज नहीं करके उसको यूनियन वर्ड यूज करना चाहिए हम लोगों को। तो ये बातें बोली जाती है। तो ये जो आर्टिकल है बेसिकली ये है मणिपुर के बारे में। अगर मणिपुर को आप लोग मैप में देखना चाहते हैं तो ये है मणिपुर। इधर हो गया नागालैंड, यहाँ हो गया आसाम, और यहाँ पर हो गया मिजोरम, और इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है ये बेसिकली बर्मा के साथ में, यानी कि एक तरीके से जिसको म्यांमार आज के में आप लोग बोलते हैं। अभी अगर आप लोग जाकर देखेंगे बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहले आप लोग ये समझिए कि एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या होता है। नॉर्मली हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करिए आर्टिकल 370 यूज किया जाता था, किसके लिए? जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए जब हम लोग आर्टिकल 370 यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उसको स्पेशल स्टेटस हम लोगों ने दे रखा है। तो एक तरीके से सबको इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे हैं, राज्य तो और भी है कई सारे। तो इसी तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा स्पेशल प्रोविजन कई सारे एरिया के लिए हैं। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, आर्टिकल 371 ये महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में, 370A नागालैंड के बारे में, 370B आसाम के बारे में, 370C मणिपुर के बारे में। तो यहाँ पर ये बेसिकली आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये मणिपुर के बारे में हो गया, ठीक है। 370D अरुणाचल प्रदेश, 370F 371 है, सॉरी यहाँ पर ये 371F है सिक्किम के लिए, जी है यहाँ पर 371 मिजोरम के लिए, H है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के लिए, I है गोवा के लिए, J है कर्नाटक के लिए। तो अलग अलग स्पेशल स्टेटस दे रखे हैं कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब ये हो गया ये वो राज्य हैं जहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू वो राज्य जो नॉर्मल तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, तो उनसे यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। तो सिमेट्री और एसिमेट्री फेडरलिज्म का मतलब यही है आप लोगों का। एसिमेट्री का मतलब है कि फेडरलिज्म के अंदर में कुछ डिफरेंट यूनिट होना, कुछ राइट में उनको कुछ थोड़ा सा अलग दे देना, एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड करा देना कुछ को, और कुछ को थोड़ा कम रख लेना। पर लेकिन सिमेट्रिक फेडरलिज्म में क्या रहता है? सिमेट्रिक फेडरलिज्म में ऐसा रहता है कि आप लोगों को सारी चीजें जो है वो सबके लिए एक जैसी देखने को मिलेगी। तो हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा एसिमेट्रिक फेडरलिज्म देखने को मिलता है। कई सारे एरिया के लिए स्पेशल स्टेटस हम लोगों ने प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है। तो यूके जो है इसका गुड एग्जांपल है अगर आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे, जबकि यूएसए के अंदर में आप लोगों को सिमेट्रिक फेडरलिज्म देखने को मिलेगा मेनली, पर यूके के अंदर आप लोग एसिमेट्रिक फेडरलिज्म देखने को मिलेगा, क्योंकि वेल्स होगा, आयरलैंड हो गया या स्कॉटलैंड हो गया, तो सबके लिए अलग अलग चीजें इनके द्वारा प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है। इसी के साथ में स्पेन में जाएंगे तो कैटलोनिया वाला रीजन हो गया, या फिर यहाँ पर कई सारे और भी रीजन है, कनाडा में यहाँ पर क्यूबिक वगैरह, ये मतलब अलग अलग जहां पर कुछ प्रेफरेंस दे दिया किसी पर्टिकुलर एरिया को, तो इसका मतलब एसिमेट्रिक फेडरलिज्म हो गया। और फेडरलिज्म क्या होता है? वो संघवाद का ढांचा होता है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अभी हमारी कंट्री में कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर एसिमेट्रिक फेडरलिज्म देखने को मिल रहा है। तो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म चलो समझ में आता है, उनको वहां पर चीजें प्रोवाइड करा रखी है। पर लेकिन बोला यह जा रहा है प्रेजेंट टाइम पे अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहां पर जो एसिमेट्रिसिटी है उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। खासकर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के बारे में अगर बात करें तो इनके द्वारा इसके बारे में यहां पर ये बातें बोली जा रही है जो कि सही नहीं है। यहां पर एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्राइबल कम्युनिटी काफी लार्ज स्केल पर है, अगर ध्यान से आप लोग देख पाओगे, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जब आप लोग बात करेंगे पंचायती राज सिस्टम लाया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1992 में। तो जब ये पंचायती राज सिस्टम लाया गया था 1992 में, इसमें बेसिक ये बोला गया था कि पंचायत को हम लोग को इंप्लीमेंट करना है, हर एक एरिया में मैक्सिमम कोशिश करनी है। पर लेकिन जब आगे 5th शेड्यूल की बात जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, तो ये बोला यार यहाँ पर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो तो बिल्कुल अलग तरीके से जीते हैं, उनकी जिंदगी तो बिल्कुल अलग चलती है, तो उनको कैसे लेकर चलना है। तो ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में जब यहाँ पर ट्राइबल से रिलेटेड पॉलिसी लाएगी, तो जवाहरलाल नेहरू जी को यहाँ पर जब देखा गया क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो उन्होंने भी इसके बारे में कुछ डिफरेंट सोचा। यानी कि अगर आज के में बात करें हमारी कंट्री में जहां जहां ट्राइबल लोग रहते हैं तो उनके लिए क्या लेकर चलना है, तो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए यहां पर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो आप लोगों ने हिस्ट्री की बुक पढ़ी होगी उसके अंदर भी ये पॉलिसी अलग से दे रखी है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हमारी अप्रोच कैसी है ट्राइबल कम्युनिटी को लेकर। 3 मुद्दे थे यहां पर ट्राइबल कम्युनिटी को लेकर। पहला मुद्दा तो ये था कि ट्राइबल कम्युनिटी जो है एक तरीके से जैसी है उनको ऐसे ही छोड़ दो, यानी कि उनकी जिंदगी में कुछ भी इंटरफियर नहीं करना है, ठीक है। तो उनको उसी तरीके से छोड़ दो जैसा वो है, पहला तो ये था, ठीक है। दूसरा ये बोला गया कि जैसा हमारा संविधान है उसके हिसाब से उनको चेंज कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि अपने हिसाब से उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। तीसरा जो कॉन्सेप्ट था वो यहां पर फॉलो किया गया बेसिकली हमारी कंट्री में। यहां पर ये बोला गया कि जैसे वो हैं ऐसे उनकी जिंदगी को चलने दो, उसमें कोई चेंज नहीं करना आप लोगों को। पर लेकिन साथ ही साथ में जहां पर लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए वहां पर आप लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि एक इंटीग्रेशन की अप्रोच लेकर आप लोग चल सकते हैं। तो पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, पॉलिसी ऑफ एक तरीके से एसिमिलेशन और पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन, ये 3 पॉलिसी यहां पर सामने निकल कर आई जिसके बेस पर इनके द्वारा काम किया गया
ये आप लोगों को हिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंट हमारी अप्रोच कैसी रही बेसिकली इसको लेकर। तो यहाँ पर कई सारे कॉन्सेप्ट भी दिए गए कि एक तरीके से इनके रीजन में डेवलपमेंट तो अलाउ किया जाए ट्राइबल कम्युनिटी के रीजन में, पर लेकिन डेवलपमेंट वो इन्हीं के द्वारा होना चाहिए। तो इसीलिए पंचायती राज सिस्टम का जो 5th शेड्यूल है उसमें क्या किया गया, इनके हाथ में खुद के पावर दे दी, यानी कि आप लोग खुद से ये पावर यूज कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट है उसमें मॉडिफिकेशन के बारे में बात की गई, तो यहां पर बोला गया कि प्रोविजन ऑफ द पंचायती एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, इसके हिसाब से पीसा निकल कर आया। तो पीसा कई बार पूछ लेता है, याद रखना 1996 का था। जब पंचायती राज सिस्टम आ गया 1992 में, तो अब ये लगा ट्राइबल सिस्टम तो यार इनका बिल्कुल अलग है, कस्टम रूल रेगुलेशन इनके सारे अलग हैं, तो इनके लिए क्या करना चाहिए, तो लगा यार इनकी जिंदगी में इंटरफेयर करना सही नहीं रहेगा। तो इनको यहां पर ये वाली अप्रोच लेकर चली जो हमारी कंट्री में पहले से फॉलो करते हुए आ रहे थे, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बोला गया था कि इनकी जिंदगी में ज्यादा चेंज मत करो, क्योंकि उनको नहीं पता हमारा देश आजाद हुआ है, हमारा देश पहले गुलाम था, हमारा संविधान बन गया है। ट्राइबल कम्युनिटी की जिंदगी बिल्कुल अलग है, उनको इनके हिसाब से जिंदगी जीने दो। अगर उसमें कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करा पाते हो तो उसमें आप लोग देख लो क्या क्या हेल्प कर सकते हो। ये वाली अप्रोच इनके द्वारा बोली गई, तो उस अप्रोच को लेकर चलने की बात की गई। तो इसके चलते अगर आगे बात करते तो प्रोविजन यहां पर यही आ बेसिकली निकलकर कि इसको आप लोग फॉलो कर लेते हैं। तो यहां पर क्या क्या चीजें इसके अंदर डाली गई इनके द्वारा, तो बोला ये गया यहां पर अगर आप लोग देखेगा ढंग से, एक बोला गया कि एक लेवल पर आप लोग देखोगे अगर, तो स्पेसिफिक चीजें क्या निकल कर आई। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी कि एक तरीके से इनफोर्स करना है जो प्रोविजन है यहां पर एक तरीके से रेगुलेशन का, यानी कि अगर किसी को यहां पर लगता है कोई दारू शराब वगैरह कुछ उल्टी सीधी नशीले पदार्थ कर रहे हैं, तो ग्राम सभा के हाथ में ये पावर दे दी गई। अगर माइनर फॉरेस्ट है यहां पर, उसके लिए भी ग्राम सभा के हाथ में पावर दे दी गई। इसी के साथ में किस तरीके से प्रिवेंट करना है, जो एक तरीके से बाहर का कोई लोग आकर यहां पर हरकतें कर रहा है, जमीन खरीद रहा है, वो सारी चीजें। तो यहां पर एलियन अगर कोई आ रहा है तो उसको कैसे लेकर चलना है, तो यहां पर ये देखा, यहां पर इनके हाथ में पावर दे दी गई। ठीक है, मैनेज कैसे करना है, विलेज गांव के अंदर जो मार्केट होती है वो पावर दे दी गई, और भी कई सारे कंट्रोल शेड्यूल एरिया में मनी से रिलेटेड, लैंडिंग से रिलेटेड इनको पावर दे दी गई। तो इनको खुद से बोला गया कि आप लोग खुद से टैकल करके चलो चीजों को। पर लेकिन ये बोले प्रेजेंट टाइम पर जो सेंटर में एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पावर है, वो यहां पर जो स्पेशलिटी है उनकी वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इवन नॉर्थ ईस्ट के एरिया में भी डेवलपमेंट के नाम पर, ताकि वहां पर डेवलपमेंट किया जा सके। तो ये सही नहीं होगा। इनके द्वारा बेसिकली इस आर्टिकल में ये बातें बोलने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी को दिखता नहीं है, कोई चल नहीं पाता है, ठीक है, तो उसको एक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी स्पेशल, वो आप लोगों को प्रोवाइड करानी ही पड़ेगी। आप लोग अगर उसको बोले कि नॉर्मल इंसान के तरीके से जिंदगी आप लोगों को जीनी है, तो नॉर्मल जिंदगी वो जी सकता है, पर लेकिन चलते टाइम जब चलेगा तो चल नहीं पाएगा। बिना देखने वाला आदमी जब देखने की कोशिश करेगा तो वो देख नहीं पाएगा। तो वो एक अलग चीजें हैं, उनकी एक अलग चीज है, तो उसके अंदर आप लोगों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसको मैनेज ऐसे करना चाहिए कि ताकि नॉर्मल इंसान की जिंदगी में वो कैसे आ सकता है, वो आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। पर लेकिन होता क्या है, नॉर्मली ऐसी चीजें नहीं होती हैं। कई बार कोशिश किया जाता है इस तरीके से चीजें करने की, पर लेकिन किया नहीं जाता है। कई सारे इंस्टीट्यूशन बनाए गए, कई सारे रूल और रेगुलेशन निकाल कर लेकर आए, पर लेकिन वायलेशन काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। इंप्लीमेंट करने पर जो ऑफिशियल आते हैं तो वो भी इसको यहाँ पर ढंग से नहीं लेकर चलते हैं। यानी कोई IAS ऑफिसर है, वो हमेशा सिटी में रहा है, उसके पापा जो थे वो कोई बिजनेसमैन थे, ठीक है, वो सारी चीजें उसने हमेशा AC में बैठकर सारी चीजें देखी है, उसको पता ही नहीं है झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी कैसी चलती है। तो क्या वो ढंग से जो पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई इंप्लीमेंट कर पाएगा? क्या उसके अंदर इतनी इमोशनलिटी रहेगी कि वो समझ सके चीजों को? इसीलिए जब आप लोग जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे जो ऑफिसर्स होते हैं उनको गांव में ले जाया जाता है, और गांव में जाना उनके लिए एक ऐसा रहता है कि मतलब नहीं क्या देख लिया उन्होंने, वो उसको एक तरीके से ऐसे देखते हैं कि वाह यार ये भी चीजें नहीं कि जिससे मूवी दिख रहे हो, और उनकी भी गलती नहीं है, जब उन्होंने देखा नहीं तो इसमें उनकी भी आप लोग गलती नहीं बोल सकते। तो इसलिए यूपीएससी की ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में यहाँ पर जब होती है चीजें आप लोग की, तो उसमें इंश्योर किया जाता है कि यहाँ पर इंसान को ये चीजें बताई जाए। अब मान लीजिए आप लोग या फिर मैं बोलूं, मैं गांव से निकल कर आता हूँ, ठीक है, तो मुझे सारी चीजें पता है कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, खेती कैसे करते हैं सारी पता है, खासकर वो तो सारी पता है जो मेरे एरिया में होती है, ठीक है, कि गन्ना कैसे उगाया जाता है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग के एरिया में अगर आप लोग रहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, या फिर ज्वार हो गया, जिस तरीके से आप लोग देखते हैं बरसी वगैरह, ये सारी चीजें हमारे साइड में उगाई जाती हैं, तो मुझे इन सब चीजों के बारे में पता है। तो इस तरीके से कम इंसान को इतना ये लोकल एरिया के बारे में पता है, तो वो अब आज के में सिटी में रह रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में पता है सिटी में कैसी लाइफ होती है, ठीक है। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि नीचे से नीचे की चीज भी अंडरस्टैंड कर पाएगा एक ऐसा इंसान, और वो ऊपर से ऊपर की चीजें भी अंडरस्टैंड कर पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो एक ऐसी चीजें यहां पर लेकर चलनी चाहिए जिससे कि बैलेंस बनाकर रखा जा सके, पर लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग उस चीज को चेंज करोगे। तो बेसिक चीजें यह है कि एक बेसिक नेचर चेंज मत करो, जैसे संविधान में बोला गया ना हमारी कंट्री में, जब यहां पर बोला गया केशवानंद भारती के केस के द्वारा कि संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करनी है, तो इसका मतलब यह कि सब कुछ चेंज कर सकते हो पर बेसिक ढांचा चेंज मत करो जिसके ऊपर ये चीजें टिकी हुई हैं। तो ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है, तो इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन में आप लोग को नहीं आना है, ठीक है। तो ये कई सारी बातें हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जिसके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के 2+2 डायलॉग के बारे में यहां पर ये बात कर रहे हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 2+2 डायलॉग के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो ये अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में देखने को मिला, तो ऐसा नहीं है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ही बीच में,
ध्यान रखिएगा, ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया और यूएसए के बीच में भी है 2+2 डायलॉग। इंपॉर्टेंट है, कौन कौन रहता है, डिफेंस मिनिस्टर रहता है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहते हैं, तो 2+2 टॉक आप लोगों को देखने को मिलती है। इंडो पैसिफिक रीजन में यहां पर बेसिकली इनका फोकस रहता है कैसे मिलकर काम किया जाए। एक बच्चा बोला सर इंडो पैसिफिक रीजन को बताओ तो सही, बता तो चुका हूं कई बार, अब थोड़ा सा और डिटेल में समझ लो। 38 के करीब कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडो पैसिफिक रीजन में, जो गोला मैंने खींचा है, ठीक है। वर्ल्ड का सरफेस एरिया 44% इसके अंदर कवर किया जाता है। इसी के साथ में पॉपुलेशन बोला जा रहा है लगभग यहां पर 65% के करीब, ठीक है। वर्ल्ड की जीडीपी 62% के करीब, ठीक है। वर्ल्ड एक तरीके से जो मर्चेंडाइज ट्रेड आप लोगों को देखने को मिलेगा 46%। वर्ल्ड का जो कंटेनर ट्रेड है जहां पर ये 55%, और शिपिंग जो यहां पर देखने को मिलेगा, एनर्जी ट्रांसपोर्ट, ये लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 70%। तो इंडो पैसिफिक रीजन में मतलब इंडियन ओशन और जो पैसिफिक ओशन के आसपास में जो कंट्री है उसको इंडो पैसिफिक रीजन में आप लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ के चलिएगा। अभी यहां पर जो इंडिया और मिलकर काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो 2+2 डायलॉग हाई लेवल की एक मैकेनिज्म आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं एक दूसरे की कंट्री के साथ में। अभी यहां पर इंडो पैसिफिक रीजन को ओपन होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ठीक है, प्रोस्पेरस होना चाहिए, और इसी के साथ में इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां पर यूएन क्लोज वाला जो फंडा फॉलो करना चाहिए, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ जो ऑन द लॉज ऑफ सी है वो फॉलो करने चाहिए। और वो क्या है आप लोगों को पता है, यहां पर ये बोला जाता है, ये याद रखिएगा, टोटल मिलाकर जो 200 जी आप लोगों को न्यूटिकल माइल्स वाला एरिया देखने को मिलेगा। इसमें एक्सक्लूसिव जोन इसको बोलते हैं, इसमें 24 कॉन्टिग्यूअस जोन आता है और 12 आता है यहां पर, ये बेसिकली टेरिटोरियल जोन। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से बेस लाइन से यहां पे चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये भी कई बार पूछ लेता है, और 200 न्यूटिकल माइल से आगे जाएंगे तो यहां पर आप लोगों को हाई सीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी यहां पर जो ये इंटरनेशनल यूएन क्लोज के हिसाब से चीजें बोला गया कि इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। इंडो पैसिफिक अगर बात करें ओशन के अंदर, बेसिकली इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर कई सारे इनिशिएटिव है इंडिया के, जैसे सागर आप लोग बोल सकते हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन, तो ऐसी चीजों को सपोर्ट करना है। क्वाड मेंबर के बारे में बात करें तो यहां पर ये क्वाड मेंबर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। क्वाड में कौन है, इंडिया हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इंडिया और जो इंडोर पैसिफिक वाला रीजन हो गया ना, तो इसमें मिलकर सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव, तो सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव किस किस का था यहां पर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के द्वारा मिलकर चाइना का अल्टरनेटिव खोजा गया, क्योंकि मैक्सिमम चीजें चाइना से सप्लाई होती हैं, तो इनके द्वारा बोला गया कि चाइना का अल्टरनेटिव क्रिएट करो, सप्लाई कहीं और से भी आनी चाहिए, ऐसा नहीं कल को चाइना में दिक्कत हो रही तो सब कुछ ठप हो जाए, ठीक है। अफगानिस्तान को कैसे लेकर चलना है इसके मुद्दे के बारे में इनके द्वारा बात की जा रही है, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बाकी जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहां पर ये इंडिया और आज के डेट में आप लोग बात करेंगे, तो यूएन के अंदर जो रिजोल्यूशन 2593 है ये बेसिकली बात करता है टेररिज्म के बारे में। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टेररिज्म का मुद्दा है, इसको इंप्लीमेंट करने की बात करें, कैसे यहां पर टैकल करना है। काउंटर टेररिज्म के मामले में बात करें तो यूएन का कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन है वो इंटरनेशनल टेररिज्म, उसको मिलकर दोनों कंट्री सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ में बायलैटरल जो रिलेशन है उस पे ऊपर मिलकर काम किया जाएगा, खासकर ट्रेड के बारे में, वैक्सीन के बारे में, डिफेंस के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में। इसी के साथ में कम्युनिटी लिंक, मैरीटाइम जो एक सिक्योरिटी, साइबर या क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे। अगर बात की जाए कोऑपरेशन ऑन कोविड-19 के बारे में, तो क्वाड फ्रेमवर्क के तहत यहां पर काम भी किया जा रहा है, और इवन इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड के बारे में बात की गई ताकि मिलकर यहां पर काम कर सके। डिफेंस के बारे में बात करें तो यहां पर एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है यहां पर तालिस्मान, तो यहां पर तालिस्मान, यहां पर साबरे, ये एक्सरसाइज है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इन्वाइट किया गया इंडिया को पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी में कैसे चीजों को टैकल करना है उसके ऊपर भी फोकस देकर चलेंगे, यहां पर साउथ चाइना सी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी इसके ऊपर भी काम करने की बात की जा रही है, कई सारे मुद्दे हैं। इसी के साथ में डिफेंस के बारे में अगर आप लोग बात करें तो बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, AUSINDX, ठीक है। एक्सरसाइज जो ऑस्ट्रेलिया और जिसके बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं EX आस्था हिंद, तो यहां पर बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है, यहां पर ये नेवल एक्सरसाइज है। एक्स पैच ब्लैक के बारे में बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कम्बैट ट्रेनिंग है यहाँ पर। इसी के साथ में मालाबार एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं, क्वाड कंट्री के बीच में, तो कई सारी ये चीजें हैं। मल्टी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट ये यहाँ पर एक तरीके से अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं, तो ये भी है। बाकी कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में दोनों मिलकर काम करते हैं, जैसे कि आप लोग क्वाड में, कॉमनवेल्थ में, ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में, आसियान में, और भी कई सारे रीजन में मिलकर यहाँ पर काम करते हो आप लोगों को दोनों नजर आएंगे। तो ये बेसिकली कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर दोनों कंट्री जो है वो काफी अच्छे से आप लोगों को काम करते हुए यहां पर नजर आते हैं, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बाकी कुछ और पॉइंट यहां पर इंडिया ने बोला है कि इंडिया के अंदर जो भी छोटे छोटे किसान हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आने वाले हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है उत्तर प्रदेश में पहुंचे। यहाँ पर एक अलीगढ़ के अंदर यहाँ पर फंक्शन था जहां पर इनके द्वारा बेसिकली पहुंचे, और यहाँ पर योगी साहब भी, ठीक है। तो ये है बेसिकली। बाकी यहाँ पर जो बात की जा रही है
इंडिया को भी यहाँ पर नेट जीरो पर लाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। नो फिल्म कमिटमेंट फ्रॉम इंडिया ऑन नेट जीरो, कैरिएबल है पर इंडिया आने के लिए तैयार नहीं है। चाइना 2060 तक बोल रहे हैं नेट जीरो कर देगा। कई सारी कंट्री आगे आ रहे हैं यहाँ पर। अभी ये इंडिया को चाह रहे थे कि इंडिया भी लगभग 2050 तक कंप्लीट कर ले, क्योंकि आप लोग को पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है 26 यहाँ पर ये समिट नवंबर में होने वाली है यूके के, तो इंडिया को ये इसके अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप तो हरकतें इनकी देखने को मिलती है पर लेकिन दूसरों के ऊपर ये पूरा प्रेशर डालते हैं ऐसी हरकतें करने के लिए। तो ये इसके बारे में यहाँ पर चीजें। बाकी आगे अगर बात करें यहाँ पर, ये अभी इंडिया और यूके भी रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक नया वायरस है यहाँ पर MUC12, ठीक है। तो ये बातें किसके द्वारा बताई गई है, तो यहाँ पर ये है INSACOG। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्डियम, ठीक है। तो इसके द्वारा बोला गया कि WHO के द्वारा अभी यहाँ पर एक और नया बोल दिया गया, इसको MU बोला गया है, ठीक है। ऑलरेडी आप लोगों को पता है जीटा थीटा नीटा बीटा वो सारे बताए थे, ठीक है। तो इसके ऊपर और भी आर्टिकल आएंगे, डिटेल में कवर कर लूंगा, टेंशन मत लिया करो। देखिए जो आर्टिकल होते हैं ना ये चेन में होते हैं, ऐसा नहीं है आज आ गए तो फिर कल नहीं आएंगे, ये फिर आएंगे रिपीटेडली। तो टेंशन मत लिया कीजिए, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, जो भी आप लोग एडिटोरियल बचे हैं वो भी सारे कवर कर लूंगा। बस आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई पर फोकस कीजिए। बाकी जो फीडबैक मैंने आप लोगों से मांगा है वो फीडबैक आप लोग जरूर देना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के हिसाब से आगे के लेक्चर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये वाला सही लग रहा है, फिर जो भी आप लोगों को और लग रहा है माइंड में तो आप लोग मेल भी लिख सकते हैं studyloverveer@gmail.com, और इसी पर ही मेल लिखा करो। देखिए आप लोगों ना कहीं और भी मेल अगर लिखते हैं तो फिर वहां पर मैं आईडी खोलता नहीं हूं, पता चला 20 दिन बाद आईडी खोल रहा हूं, ठीक है, और उसको खोलता ही नहीं, मैक्सिमम यूज ही नहीं करता हूं। आप लोगों को मेल अगर कोई भी करना है तो ये याद रखना, आप लोगों का जो मेल आना चाहिए वो हमेशा कहाँ आना चाहिए, वो हमेशा studyloverveer@gmail.com वाले पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि कई सारे बच्चे जो है इधर उधर मेल करते रहते हैं, फिर बोलते हैं सर हमारा पढ़ा नहीं गया। तो ये है, याद रखना यहाँ पर, कहां पर है ये है बेसिकली, कहां गया, अरे जीमेल गायब हो गया मतलब याद रख लेना studyloverveer@gmail लिख ही नहीं रखा है, बोल तो दिया इतनी बार, अब क्या करोगे जान लोगे बच्चे की studyloverveer@gmail.com, ठीक है। तो वहां पर सेंड कर देना फीडबैक अपने, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। और लेक्चर भी आप लोगों का टाइम पर मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। ये तो थोड़ा सा मेरे ही कुछ चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से ये लेट हो जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी में चलती रहती हैं, तो इसके चलते लेक्चर लेट होता है। तो टेंशन मत लीजिए, लेक्चर टाइम पर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 7 बजे है अपन लोगों का टाइम, ठीक है, तो उसको रखना आप लोग, ठीक है।